गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोग कवर किए नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर का पहला पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ क्या था? हेलमत का एक बच्चा जो था हेलमत, उसका कहानी था। ठीक है, उस कहानी में हम लोग देखे थे कि उसके पेरेंट्स के दिल में किस तरह डर था कि जो काम हम लोग एलाइज पावर के लिए किए हैं, है ना, जितना क्रूरता से एलाइज पावर के अगेंस्ट हम लोग एक्ट किए हैं, अब वो अपना रिवेंज रहेगा, है ना, रिवेंज लेगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद। ये सब देख लिए। तो फिर वॉर क्राइम हुआ। उस वॉर के समय बहुत सारा जर्मनी में अनइथिकल एंड इमोरल वर्क हुआ। तो आफ्टर वर्ल्ड वॉर जब वॉर खत्म हुआ तो उसके बाद मिलिट्री ट्रिब्यूनल बना इंटरनेशनल लेवल पे, जो कि वॉर क्राइम को इन्वेस्टिगेट करेगा, है ना। तो जर्मनी ऐसा क्या क्या काम किया था, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, है ना, और अनइथिकल, ये सब क्या क्या काम किया था, वो अब हम लोग देखते इस जगह से। तो कंटिन्यू करते इस जगह से आज का टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट। काफी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है ये हिस्ट्री का चैप्टर। अंडर द शेडो ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर जर्मनी हैड वेज्ड अ जेनोसाइडल वॉर। जेनोसाइडल मतलब लार्ज मैसेकर, है ना, which resulted in the mass number of selected groups of innocent civilian of Europe। तो ये जो जीनोसाइडल वॉर किया, है ना, कौन? जर्मनी जीनोसाइडल वॉर कर रहा था जर्मनी। तो यूरोप में ना बहुत बड़े पैमाने पे सिविलियंस लोग का हत्या किया गया, है ना। यूरोप में बहुत बड़े पैमाने पर सिविलियंस का हत्या किया गया, बहुत बड़ा तादाद पे किया गया था। ठीक है, द नंबर ऑफ पीपल किल्ड इंक्लूड्स, देखो कितने लोग का हत्या हुआ, ठीक है, वो देखो 6 मिलियन ज्यूज, 2 लाख जिप्सीज, 1 मिलियन पोलिश सिविलियन, 70,000 जर्मन्स हु वेर कंसिडर्ड मेंटली एंड फिजिकली डिजेबल। देखो 6 मिलियन ज्यूज का हत्या हुआ, 2 लाख जिप्सीज का हुआ, 1 मिलियन पोलिश सिविलियन पोलिश करता जो है, ठीक है, 70,000 जर्मन्स का भी हत्या हुआ जो कि मेंटली और फिजिकली डिजेबल थे। ठीक है, बिसाइड्स इनन्यूमरेबल पॉलिटिकल अपोनेंट्स, और जो भी पॉलिटिकली इनका अपोनेंट था उनका भी हत्या हुआ। नाजीज डिवाइज्ड मतलब डिस्कवर करना, है ना, नया कुछ तरीका निकालना। नाजीज डिवाइज्ड एन अनप्रेसिडेंटेड मीन्स ऑफ किलिंग पीपल, नया तरीका निकाला टू किल पीपल, डेट इज बाय गैसिंग देम इन वेरियस किलिंग सेंटर लाइक ऑस्ट्रीविट्स, है ना, इसको पढ़ेंगे ऑस्ट्रीविट्स। ठीक है, ऑस्ट्रीविट्स एक जगह था जहां किलिंग सेंटर बनाया था। ठीक है, द न्यूरेमबर्ग ट्रिब्यूनल सेंटेंस्ड ओनली 11 लीडिंग नाजीज टू डेथ। तो ये जो ट्रिब्यूनल फिर था, ठीक है, न्यूरेमबर्ग ट्रिब्यूनल, ये सिर्फ 11 नाजीज को ही डेथ सेंटेंस दिया। मैनी अदर्स वेर इम्प्रिज्ड फॉर लाइफ, और बहुत लोग को उम्र कैद, है ना। द रिट्रीब्यूशन डिड कम, येट द पनिशमेंट ऑफ नाजीज वॉज फार शॉर्ट ऑफ ब्रिचुअलिटी एंड एक्सटेंट ऑफ देयर क्राइम्स। तो ये जो सजा मिला 11 लोग को, ठीक है, फांसी का सजा, एंड रेस्ट जो लोग थे उन्हें उम्र कैद की सजा। तो वो जो क्रूरता जर्मनी वाला लोग किया था ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, नाजीज लोग जो किया था क्रूरता ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उस टर्म में, उस लिहाजे से ये जो सजा है बहुत ही छोटा है। ठीक है, The Allies did not want to be harsh on defeated Germany as they had been after First World War। देखो ये लाइन को समझना बहुत टर्निंग पॉइंट है, ठीक है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एलाइज मतलब कौन? एलाइज पावर जिसके बीच में वर्ल्ड वॉर हुआ। वर्ल्ड वॉर किसके बीच में हुआ? एक्सिस पावर एंड एलाइज पावर, है ना। ये वर्ल्ड वॉर 2 का, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, ठीक है, एक्सिस पावर एंड एलाइज पावर, इसको ध्यान में रखना। अभी फिर से मैं इस चीज का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है, ये याद रखना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, एक्सिस पावर एंड एलाइज पावर। एक्सिस पावर में कौन था? जर्मनी था, ठीक है, एंड एलाइज पावर में कौन कौन था? ठीक है, यूएसए लास्ट में आके मिला, ठीक है।
और एलाइज पावर में कौन कौन था ये आप लोग बताओगे मुझे कमेंट करके, अभी मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि पिछला ही लेक्चर में बताया हूं कि एलाइज पावर में कौन कौन था। ठीक है, चलो तो यहां पे देखो क्या लिखा है कि एलाइज डिड नॉट वांट टू बी हार्श ऑन डिफीटेड जर्मनी, मतलब वो उतना सख्त हार्श नहीं होना चाह रहा था एलाइज पावर जो मित्र वाला देश था। ठीक है, एलाइज पावर जो था, एज दे हैड बीन आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जैसे कि वो लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हार्श स्टेप्स लिया था। मतलब कि ये जो जर्मनी है, ठीक है, ये जो जर्मनी है, ठीक है, जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर दोनों में हारा। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 डिफीटेड, हारा। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 डिफीटेड, हारा। तो ये जो जर्मनी है इसका ग्रुप क्या था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये सेंट्रल पावर था, सेंट्रल पावर का गुट से युद्ध कर रहा था। ठीक है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये एक्सिस पावर का ग्रुप से युद्ध कर रहा था। तो बस सिर्फ ग्रुप का नाम चेंज हुआ। ठीक है, था जर्मनी। हुआ क्या कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ ना, तो उसका बाद क्या हुआ कि जो मेन तुम्हारा क्या बोलते हैं, मेन कॉज जो था, है ना, मेन रिस्पॉन्सिबल जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का माना गया वो जर्मनी को माना गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ कि जर्मनी से बहुत सारा पैसा वसूला गया, बहुत सारा जमीन ले लिया गया। ठीक है, वर्ल्ड वॉर का नाम पे कि आप जो वर्ल्ड वॉर किए हैं इसका कंपनसेशन का नाम पे। ठीक है, तो बहुत हार्श था वो कंडीशन। तो वैसा एलाइज पावर लोग इस सेकेंड वाले टर्म में नहीं किया। ठीक है, everyone came to feel that the rise of Nazi Germany could be partly tracked back to the German experience at the end of the First World War। तो ये जो नाजी था, नाजी आइडियोलॉजी था, ठीक है, नाजी आइडियोलॉजी था और हिटलर का जो जन्म है, इसको समझने के लिए हम लोगों को थोड़ा पीछे का बात को पढ़ना होगा। तो पीछे का बात का क्या, पीछे का बात क्या पढ़ना होगा? तो जर्मनी का एक्सपीरियंस एट द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जर्मनी का जो एक्सपीरियंस था, मतलब जर्मन कंडीशन जो था उस समय, ठीक है, यूरोप में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, उस परिस्थिति को समझना पड़ेगा। तो व्हाट वाज दिस एक्सपीरियंस? अब चलो थोड़ा सा बैक स्टोरी में आते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या एक्सपीरियंस किया ये लोग। ठीक है, देखो जेनोसाइडल यहाँ पर जो टर्म ऊपर में बताया था उसका डिफिनेशन दिया हुआ है। डेफिनेशन, किलिंग ऑन लार्ज स्केल लीडिंग टू डिस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल, है ना, बड़े पैमाने पर हत्या करना। अब ये देखो, ये एक्सपीरियंस है, क्या क्या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक्सपीरियंस हुआ। ठीक है, तो पहला क्या हुआ, जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ तो उसका बाद जर्मनी में क्या हुआ? बर्थ ऑफ वीमर रिपब्लिक, वीमर रिपब्लिक बना। ठीक है, बर्थ ऑफ वीमर रिपब्लिक, ये क्या है? चलो अंदर देखते हैं अब हम लोग। देखो, जर्मनी, अ पावरफुल एम्पायर इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द 20th century, fought द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब हुआ? 1940 to 18। ठीक है, किसके किसके बीच में हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? सेंट्रल पावर एंड एलाइज पावर, सेंट्रल पावर एंड एलाइज पावर। ठीक है, जीता कौन? एलाइज पावर। ठीक है, कब जीता? जब यूएसए इसको सपोर्ट किया। ठीक है, इतना वर्ल्ड वॉर का बारे समझ लो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का बारे। ठीक है, चलो आगे देखो फिर। तो फाउट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 to 18 alongside the Austrian Empire and against the Allies। ऑस्ट्रियन एम्पायर के साथ मिलकर जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर किया अगेंस्ट एलाइज पावर। एलाइज पावर में कौन कौन था? इंग्लैंड, फ्रांस, रसिया। ठीक है, इंग्लैंड, फ्रांस, रसिया। ठीक है, जर्मनी जैसे इस जगह पे है ना, तो रसिया इस साइड हो गया। ठीक है, इंग्लैंड, फ्रांस इधर हो गया, ऑस्ट्रिया जो हो गया इस जगह पर हो गया, ऑस्ट्रिया इस जगह पे हो गया। एक बार मैपिंग देख लेना, मेरे पास इस बुक में एक्चुअली मैप अवेलेबल है नहीं अभी, ये मैप है तो ये दूसरा मैप है, ये पहले का मैप नहीं है। ठीक है,
तो इस मैप तक जब आएंगे तब बताएंगे, लेकिन एक बार ऐसे तुम लोग गूगल करके देखना, ठीक है। तो जर्मनी जो है वो ऑस्ट्रियन इंपायर के साथ मिलकर वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट किया। किसके अगेंस्ट? एलाइज पावर में कौन कौन था? इंग्लैंड, फ्रांस, रसिया। ऑल ज्वाइंड द वॉर इंथुजिएस्टिकली, मतलब उमंग के साथ, है ना, इंथुजिएस्टिकली होपिंग टू गेन फ्रॉम अ क्विक विक्ट्री। इन लोगों को उम्मीद था, मतलब ऐसा लग रहा था कि अरे यार चलो युद्ध करते तुरंत जीत जाएंगे, है ना। लिटिल डिड दे रियलाइज डेट द वॉर वुड स्ट्रेच ऑन, और फिर आस्ते आस्ते समझ में आया कि युद्ध अभी और लंबा चलेगा। इवेंचुअली ड्रेनिंग यूरोप ऑफ ऑल इट्स रिसोर्सेस, और यूरोप का, ठीक है, यूरोप कंटिनेंट का, ठीक है, बहुत सारा रिसोर्स इसमें एग्जॉस्ट होने लगा, मतलब बर्बाद होने लगा इस युद्ध में वहां का रिसोर्सेस। जर्मनी मेड इनिशियल गेन्स बाय ऑक्यूपाइंग फ्रांस एंड बेल्जियम। जर्मनी क्या किया, पहले तो फ्रांस और बेल्जियम को ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है। तो पहला जो प्राइमा फेसिया था तो वो तो काफी अच्छा लगा कि अरे चलो हम लोग कुछ ज्यादा किए हैं ना, इस वॉर में कुछ एक्स्ट्रा पाए। तो एक्स्ट्रा क्या पाया ये लोग? ऑक्यूपाई किया फ्रांस एंड बेल्जियम को। हाउएवर द एलाइज स्ट्रेंथेन बाय द यूएस एंट्री 1917। एलाइज पावर में क्या हुआ? यूएस का एंट्री हुआ 1917 में, यूएसए का। नाउ डिफीटिंग जर्मनी एंड द सेंट्रल पावर इन नवंबर 1918, और एंट्री हुआ यूएसए का, ठीक है, 1917 में, और युद्ध जीता, जर्मनी हारा और सेंट्रल पावर जीता नवंबर 1918 में, है ना। सेंट्रल पावर जीता और जर्मनी हारा। तो देखे यहां पे हार हुआ, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो था आपका डिफीटिंग जर्मनी एंड द सेंट्रल पावर, जो जर्मनी था वो हारा, सेंट्रल पावर से जो बिलोंग करता था, ठीक है। सॉरी, 1 मिनट पहले मैं कुछ गलत बोल दिया था कि जर्मनी हारा सेंट्रल पावर जीता, कुछ ऐसा बोल दिया था मैं शायद, ठीक है। ऐसा नहीं है, यहां पे ध्यान देना। जर्मनी डिफीटिंग जर्मनी एंड द सेंट्रल पावर, क्योंकि सेंट्रल पावर में ही जर्मनी था ना, तो ये सेंट्रल पावर का हार हुआ। तो फाइनली वर्ल्ड वॉर 1 क्या हुआ? एलाइज पावर विन, है ना, एलाइज पावर जीता और सेंट्रल पावर डिफीटेड, सेंट्रल पावर हारा, और इसी सेंट्रल पावर में जर्मनी था, ठीक है। अब देखो आगे, द डिफीट ऑफ इंपीरियल जर्मनी and the abdication of the emperor gave an opportunity to parliamentary party to recast German polity। अब क्या हुआ कि जो इंपीरियल जर्मनी था, ठीक है, वो हारा। अब क्या हुआ कि ये हार से ना जर्मनी का पॉलिटिकल रिफॉर्म हुआ, ठीक है। एक अपॉर्चुनिटी मिल गया कि हम यहाँ का पॉलिटी को रिफॉर्म करें, ठीक है। तो उसमें क्या रिफॉर्म किया गया? एन अपॉर्चुनिटी टू पार्लियामेंट्रीज पार्टीज, कौन? पार्लियामेंट्रीज पार्टीज टू रिकास्ट जर्मन पॉलिटी। अ नेशनल असेंबली मेट एट वीमर, है ना, वीमर जगह वहां नेशनल असेंबली का मीटिंग हुआ, एंड स्टेब्लिश्ड अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विथ अ फेडरल स्ट्रक्चर। और फिर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन का स्टेब्लिशमेंट हुआ विथ अ फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर मतलब कैसा? जैसा भारत है ना, बहुत सारा स्टेट है और उसका ऊपर एक हेड यूनियन है, वही हुआ फेडरल स्ट्रक्चर, है ना। Established a democratic constitution with a federal structure. Deputies were now elected to the German Parliament और Reichstag। Reichstag क्या है? Reichstag जर्मन पार्लियामेंट है, जैसे भारत में है ना पार्लियामेंट, ठीक है, यहाँ पार्लियामेंट है, तो इसी तरह वहां भी एक सदन है, ठीक है। तो जर्मन पार्लियामेंट हुआ, तो जर्मन पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं? Reichstag, ठीक है। तो इसके लिए इलेक्ट हुआ सब डिप्यूटीज ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल एंड यूनिवर्सल वोट्स कास्ट बाय ऑल एडल्ट इंक्लूडिंग वुमेन। वो इलेक्ट कैसे हुए? थ्रू वोट हुआ, है ना, डेमोक्रेटिक था तो इलेक्शन होना ही है। एडल्ट फ्रेंचाइजेस पे इलेक्शन हुआ यूनिवर्सल लेवल पे, ठीक है, जिसमें वुमेन भी वोट की। दिस रिपब्लिक हाउएवर was not received well
by its own people, largely because of the term it was forced to accept after Germany's defeat at the end of First World War. ठीक है, अब क्या हुआ कि ये जो रिपब्लिक बना, ठीक है, दिस रिपब्लिक however was not received well by its own people, largely because of the terms it was forced to accept after Germany's defeat at the end of the First World War. अब क्या हुआ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, तो जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो जैसे कि मैं बताया कि कुछ कंपनसेशन लिया गया जर्मनी से, तो वो क्या हुआ ना कि वो वहां का लोगों का दिमाग पे स्ट्राइक कर गया, ठीक है, दिमाग पे स्ट्राइक कर गया. अब समझ ही रहे हो कि भारत से मान लो कोई जबरदस्ती कुछ छीने ले तो हम लोगों का दिमाग पे तो स्ट्राइक करेगा ही, तो उसी की तरह वहां का भी सिटीजन्स पे स्ट्राइक कर गया. तो ये सक्सेस नहीं किया, ये जो आपका रिपब्लिक बना, ठीक है, वो सक्सेस नहीं किया. क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का चोट था दिमाग पे, ठीक है, वो इस चीज को एक्सेप्ट करने में हेल्प नहीं किया. ठीक है. The peace treaty at Versailles with the Allies was a harsh and humiliating peace. जैसे कि अभी कुछ देर पहले देखा था ना कि क्या लिखा हुआ था कि एलाइज पावर जर्मनी के साथ फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का तरह हार्श अग्रीमेंट नहीं करना चाह रहा था. ठीक है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में हार्श अग्रीमेंट कुछ किया होगा, तो क्या था वो? ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस. ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस था विद द एलाइज वाज हिज अ हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग पीस. ठीक है. जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनीज. जर्मनी का जितना कॉलोनीज था, कॉलोनीज मतलब क्या, जैसे ब्रिटेन का भारत था ना कॉलोनी, उसी तरह जर्मनी का भी बहुत कॉलोनीज था, तो सारा कॉलोनीज उसके हाथ से निकल गया. जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनीज, a tenth of its population, 13% of its territories, 1/10 of its population इसका छिना गया. ठीक है. फिर 13% of its territories, उसका जो भूभाग था उसका 13% छिना गया. 75% of its iron, 75% उसका जो आयरन रिसोर्स था वो छिना गया. 26% of its coal to France, पोलैंड, डेनमार्क एंड लिथुआनिया. इस जगह पर 26% जो कोल रिजर्व था इसका वो छिना गया, मतलब मिनरल्स छिना गया, पॉपुलेशन गया, टेरिटरीज गया. द एलाइड पावर्स डीमिलिटराइज्ड जर्मनी टू वीकन इट्स पावर. और फिर जर्मनी में डीमिलिटराइज्ड किया गया. डीमिलिटराइज्ड मतलब कि उसका सेना को, ठीक है, एक सर्टेन टेरिटरी से बाहर किया गया. ठीक है, सर्टेन टेरिटरी से बाहर किया गया. मान लो ये एक टेरिटरी है, यहाँ पे आर्मी पर्सनल्स है. अब ये आर्मी पर्सनल यहां से हट जाएंगे तो इसको बोलेंगे डीमिलिटराइज होना. ठीक है, तो इस तरह से हुआ. तो जर्मनी का जो बहुत सारा टेरिटरी था वहां डीमिलिटराइज्ड हुआ. ठीक है. फिर आगे देखो, अ वॉर गिल्ट क्लाउज. वॉर गिल्ट क्लाउज मतलब कि वॉर में आपको गिल्ट फील हुआ. ठीक है, मतलब ये एक इंटरनेशनल लेवल पे लॉ रहता है कि वॉर गिल्ट क्लाउज है, मतलब कि अब आप वॉर किए, वॉर हारे, वॉर का सारा जिम्मेवारी आपका माथे गया, तो अब आपको भैया बुरा फील होना चाहिए ना कि हम युद्ध किए, इतना बर्बादी हुआ. तो वही वाला क्लाउज है. द वॉर गिल्ट क्लाउज हेल्ड जर्मनी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर एंड डैमेजेस द एलाइड कंट्रीज सफर्ड. तो ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी जर्मनी का माथे गया कि सारा जो डैमेज हुआ वर्ल्ड वॉर के टाइम में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में. ठीक है. जर्मनी वॉज फोर्स्ड टू पे कंपनसेशन अमंग टू 6 बिलियन पाउंड. अब देखो 6 बिलियन पाउंड जर्मनी से पैसा लिया गया. द एलाइड आर्मीज ऑल्सो ऑक्यूपाइड द रिसोर्स रिच रिहन लैंड फॉर मच ऑफ द 1920s. जो एलाइड आर्मीज था वो जो मिनरल रिच एरिया जो था जर्मनी का, रिहन लैंड, उसे ऑक्यूपाई कर लिया. ठीक है. मैनी जर्मन held the new Weimar Republic responsible for not only the defeat in the war but the disgrace at Versailles. ठीक है. अब जो मैनी जर्मन्स हेल्ड द न्यू वीमर रिपब्लिक, जो नया वीमर रिपब्लिक बना था, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल था फॉर नॉट ओनली द डिफीट इन द वॉर. सिर्फ युद्ध में हार के लिए नहीं, बल्कि ये एक जो हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग पीस था जर्मनी के लिए, ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस है ना, ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस, इसके लिए भी जिम्मेवार लोग किसको मान रहा था? वीमर रिपब्लिक को. तो वीमर रिपब्लिक किस दो चीज के लिए जिम्मेवार? डिफीट ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 एंड
हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग पीस ट्रीटी ऑफ वर्साइलीज। ठीक है, ये दो जो इम्प्रेशन था ना, हार्श इम्प्रेशन, सिटीजन्स का माइंड पे अपना बुरा इम्प्रेशन प्रभाव छोड़ गया। ठीक है, तो वेमर रिपब्लिक का ये सीन देख लिए। तो द इफेक्ट ऑफ द वॉर, अब वॉर का आगे इफेक्ट क्या था, तो इस सीरीज को आगे करेंगे, है ना, नेक्स्ट लेक्चर में यहां से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, यहां तक का एक कंटिन्यूटी एंड होता है। अब उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे द इफेक्ट ऑफ वॉर्स। तब तक पेशेंस बनाए रखो और हो सके तो घर पे आगे पढ़ना द इफेक्ट्स ऑफ द वॉर। तो उसके बाद हम लोग मिलते हैं कल आगे नए लेक्चर में द इफेक्ट ऑफ वॉर से। ओके, थैंक यू, बाय।